भूमिका झरोखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में 15 जुलाई को प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाहे चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हो या किसी अंग का खराब होने पर दूसरी सर्जरी हो या सिजेरियन बच्चा कराना हो या कोई भी अंदर असाध्य रोग हो, हमें सर्जरी तो आज एक कॉमन नेम बन गया है जिसकी की जरूरत सबको ही पड़ती रहती है और जिसके बारे में कि हम सभी जानते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जो सर्जरी में आज हम इतने पारंगत हो गए हैं, तो ये धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने तरक्की की और ये आधुनिक युग की देन है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में आज से 3000 वर्ष पूर्व लिखी गई एक भारतीय द्वारा सुश्रुत संहिता एक ऐसी किताब उपलब्ध है जिसको बेस मानकर ही जितनी भी मेडिकल साइंस ने सर्जरी की जितनी भी तरक्की की है वो सब उसको बेस मान के करी गई है। और इतिहास में इसके साक्ष्य हैं और इतिहास इस बात को पूरा विश्व भी मानता है, इतिहास भी इस बात को मानता है। महर्षि सुश्रुत एक ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ी से बड़ी आसानी से सर्जरी कर दिया करते थे कि चाहे किसी बच्चे का जन्म कराना हो सर्जरी के द्वारा या किसी भी कटे फटे अंग को चेंज करना हो या लगाना हो या किसी का प्रसव हो, जो सिजेरियन बेबी होते हैं आज के जमाने में, उस जमाने में वो बड़े आसानी से कर देते। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, ये सब बड़ी आसानी से कर दिया करते थे। इतिहास में दर्ज है कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी आज से 3000 वर्ष पूर्व काशी में हुई थी। महर्षि सुश्रुत के पास एक व्यक्ति आधी रात को आता है जिसकी की नाक काट दी जाती गई थी। उस समय ये आम बात थी कि यदि किसी को सजा देनी हो या अपमान करना हो तो उसके नाक कान काट दिए जाते थे। महर्षि सुश्रुत ने उस व्यक्ति को एक ऐसा पदार्थ पिलाया जिससे कि उसको थोड़ा नशा सा हो जाए और उसको दर्द कम हो। उसके बाद उन्होंने उसके माथे पे से कुछ चमड़ी का हिस्सा लिया, फिर पान के पत्ते से उसके नाक के आकार को समझा और फिर माथे का जो हिस्सा लिया था उससे नाक बना के उसकी नाक की सिलाई करके उसको नाक लगा दी। इस तरह से उन्होंने बड़ी आसानी से आज से 3000 वर्ष पूर्व नोज की सर्जरी कर दी थी। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को बड़ा सरल और आधुनिक बना दिया था। उन्होंने ऐसे ऐसे उपकरण खोज डाले थे। उनके द्वारा खोजा गया सबसे मेन उपकरण में नाम आता है एंडोस्कोप, जैसे कि आजकल ज्यादातर सभी डॉक्टर्स यूज करते हैं। एंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसे कि पतली नली की सहायता से शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि डॉक्टर्स देखते हैं कि अंदर क्या क्या रोग है और अंदर क्या क्या अंग में किस किस में क्या दिक्कत है, जिससे कि उन्हें रोग को समझने में और ऑपरेशन करने में आसानी हो। अब आप सोचिए कि हजारों वर्ष पूर्व, जबकि ना तो बिजली का आविष्कार हुआ था ना कि कैमरे का आविष्कार ही किया गया था, तब सुश्रुत ने एंडोस्कोप जैसे यंत्र का आविष्कार कर दिया था। और सुश्रुत समझते थे कि जब तक किसी भी खोज को या किसी भी चिकित्सा को या किसी भी उपकरण को हम लिपिबद्ध नहीं करते, किसी पुस्तक में नहीं लिखते फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तब तक कि वो खोज अधूरी मानी जाती है। इसलिए उन्होंने अपने द्वारा किए गए सारे ऑपरेशनों को, सारे यंत्रों के बारे में, सारे औषधियों के बारे में विस्तार से सुश्रुत संहिता में लिखा है। सुश्रुत संहिता में 120 चैप्टर है जिसमें अराउंड 1120 बीमारियों का जिक्र किया गया है। 700 मेडिसिन प्लांट्स का जिक्र है, 12 तरह के फ्रैक्चर और 7 डिसलोकेशन यानी हड्डी का खिसकना को समझाया गया है। सुश्रुत को 300 अलग अलग तरह की सर्जरी आती थी जिसमें नाक और कान की सर्जरी मेन थी। आंखों की सर्जरी में उन्हें महारत थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में वे पूर्ण दक्ष थे। इसके अलावा सर्जरी से बच्चे का जन्म, एनेस्थीसिया की सही डोज का भी उन्हें खूब ज्ञान था। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखने के साथ साथ ही एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाई। वे अपने शिष्यों को जब तक ऑपरेशन की अनुमति नहीं देते थे जब तक कि वे इसमें पूर्ण रूप से पारंगत ना हो जाए। वे अपने शिष्यों को पहले
फलों पे, सब्जियों पे, मरे हुए जानवरों पे ऑपरेशन करने का, अभ्यास करने का उन्हें सलाह देते थे, उन्हें कराते थे। और इसी चरण में अंत में वो उनको मनुष्य का शव देते थे, जिसपे कि सफल होने के बावजूद भी वे उनकी परीक्षा लिया करते थे। इस प्रकार 6 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद ही वे किसी शिष्य को जीवित मनुष्य पे ऑपरेशन करने की अनुमति देते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में चरक का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने की चरक संहिता लिखी है। सुश्रुत संहिता का 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और 14th और 15th सेंचुरी के मध्य इटली वालों को इसकी जानकारी हुई। 1793 में जबकि 3rd इंग्लो मैसूर युद्ध हो रखा था, उस वक्त 2 अंग्रेज जो कि भारत में आए हुए थे, उन्होंने देखा कि भारत में एक व्यक्ति ने नाक की सर्जरी बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक कर दी गई है। यह देख के वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने लंदन में जाकर, जो वहाँ की प्रमुख मैगजीन है जेंटलमैन मैगजीन, उसमें इस सर्जरी के बारे में डिटेल से बताया, जिसको कि पढ़कर वहाँ के जो एक थे जोसेफ कॉन्स्टेंटिन, उन्होंने इस प्रक्रिया पर उसको पढ़कर 20 साल तक इसका अभ्यास किया और अंत में 1814 में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो मेलबर्न में जो रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन है, वहां पर सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है। वो उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के रूप में जानते हैं। वहाँ सुश्रुत संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो वहाँ के सर्जन पढ़ते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने की सलाह देते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से नवाजा है। तो ये सारी जानकारी के बाद हमने जाना होगा कि सुश्रुत को यूं ही नहीं फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि जब पूरे विश्व को एलोपैथी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, हमारे यहाँ कई सर्जरीज सफलतापूर्वक की जा चुकी थी। पर आज भी ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि जो भारत का जन साधारण है या जन जन तक ये जानकारी नहीं है, और वो भी आजकल यही समझता है कि जो ये मेडिकल साइंस की ही ये सारी देन है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बच्चों को बताइए, ताकि उन्हें भी अपने देश के ऋषि सुश्रुत पर और अपने देश पे गौरवान्वित होने का मौका मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ वीडियो का एंड करना चाहूंगी कि प्रकृति का नियम है कि अगर कहीं भी अगर खाली जगह अगर उसमें कुछ नहीं बोया जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर दिया करती है। इसी प्रकार हम अगर अपने दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार अपने आप ही आते जाएंगे।